दुनिया ने देखा जब ईरान के ऊपर आसमान अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे विवादास्पद विमान लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 के लिए अंतिम परीक्षण स्थल बन गया। आलोचकों ने दशकों तक इस विमान को $1 ट्रिलियन की नाकामी कहा। उन्होंने इसे बहुत भारी, बहुत धीमा, बहुत महंगा और बेहद जटिल कहा था। अमेरिका के दुश्मनों ने रक्षा नेटवर्क यह सोचकर बनाए थे कि F-35 कभी अपनी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई छवि पर खरा नहीं उतरेगा। फिर ईरान में युद्ध शुरू हुआ और F-35 ने आसमान में उड़ान भरी। सिर्फ 1 महीने में लाइटनिंग 2 ने हवाई मुकाबले के नियम बदल दिए। इसने चुपचाप दुश्मन के विमानों को हवा से हवा में मार गिराया, समुद्र के ऊपर ड्रोन रोका और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सीधी टक्कर सह ली जो किसी और जेट को गिरा देती। इसे देखकर आलोचकों को हमेशा चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन F-35 कार्यक्रम शुरू से ही विवादों से घिरा रहा। इन विमानों के युद्ध मिशन से पहले ही सैन्य विश्लेषक और रक्षा विशेषज्ञ वही रटे रटाए तर्क दोहराते रहे कि यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान पैसे की बर्बादी है। उनका कहना था कि इसकी स्टेल्थ विशेषताएं सिर्फ मार्केटिंग है और तकनीकी विशिष्टताएं निराधार शब्दजाल हैं। उन्होंने पेंटागन पर आरोप लगाया कि उसने $1 ट्रिलियन ऐसे जेट पर खर्च किए जो काफी पुराने और सस्ते दुश्मनों के खिलाफ भी डॉग फाइट नहीं जीत सकता। ईरान ने एक बिल्कुल अलग तरह के हवाई युद्ध के लिए तैयारी की थी, जिसमें उसने भारी मात्रा में तथाकथित स्टेल्थ मारक रडार सिस्टम और फुर्तीले हल्के लड़ाकू विमानों में निवेश किया था। उनका मानना था कि अगर वे अमेरिकी पायलटों को विजुअल रेंज में लाएं तो F-35 को गिराना आसान होगा, लेकिन पूरा का पूरा आधार एक बिल्कुल गलत नींव पर बना था। F-35 के आलोचक इसकी असली बात नहीं समझ पाए, क्योंकि यह पारंपरिक फाइटर जेट नहीं है। यह एक उड़ता सुपर कंप्यूटर है जो एक बेहद उन्नत विमान है और दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता चलने से पहले ही देख और सुन सकता है। ये उड़ता हुआ खुफिया जानकारी सोखने वाला स्पंज है। ये अन्य विमानों से जानकारी साझा कर मित्र सेनाओं को टेलीमेट्री डेटा देता है, जिससे वे खतरों से आगे रहते हैं। ईरान ने पारंपरिक करीबी हवाई मुकाबले की तैयारी की, जबकि अमेरिका ने ऐसी अगली पीढ़ी की मारक मशीन बनाई जिससे डॉग फाइट की जरूरत ही न पड़े। ईरान युद्ध के शुरुआती हफ्तों ने साबित किया है कि यह मशीन कितनी घातक है। 4 मार्च 2026 वो दिन जब ईरान की F-35 के बारे में सारी समझ बिखर गई। सुबह एक ईरानी पायलट याकोलेव याक 130 में अपने गश्ती मार्ग पर उड़ता है। वह देश की राजधानी तेहरान के ऊपर आसमान को छानता है। क्षितिज पर किसी भी इजरायली या अमेरिकी बलों की हल्की सी झलक के लिए देखता और इंतजार करता है। याक 130 के सेंसर शांत है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोई दुश्मन विमान दिखाई देता है तो पायलट उन्हें टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस में बना याक 130 एक सबसोनिक 2 सीटर फाइटर है जिसने 1996 में पहली उड़ान भरी और इसे जेट ट्रेनर व हल्के लड़ाकू विमान के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर से टक्कर के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन तेहरान के ऊपर पुराना जेट स्ट्राइक मिशन में खतरा बन सकता है। ये 6600 पाउंड का कॉम्बैट लोड ले जा सकता है, जिसमें निर्देशित बम, रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं। ये अपनी शानदार गतिशीलता और मजबूत थ्रस्ट टू वेट अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि एक पर एक करीबी हवाई मुकाबले में जहां दोनों विमान एक दूसरे को देख सकते हैं, याक 130 की जबरदस्त फुर्ती उसे बढ़त देती है, यहाँ तक कि कुछ और आधुनिक और महंगे विमानों के मुकाबले भी। अगर याक 130 डॉग फाइट में न भी जीते तो भी वो पास की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों और जमीनी टीमों को घुसपैठिए पर धावा बोलने के लिए सचेत कर सकता है। ईरान तो ऐसा मानता है, लेकिन अब यह विश्वास बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। कई दर्जन मील दूर इजरायली वायुसेना के पायलटों का एक स्क्वाड्रन तेहरान की ओर बढ़ रहा है। उनका मिशन दुश्मन के इलाके में घुसकर राजधानी में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांड सेंटर्स पर हमला करना है। आगे बढ़ रहे हैं इजरायली F-35I अदीर, जिन्हें पराक्रमी भी कहा जाता है, जो स्टैंडर्ड F-35 की नींव पर बनाए गए हैं। इसमें कुछ खास बदलाव है जो इसे अलग बनाते हैं। इस मॉडल में
इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूदा एवियोनिक्स पर लगाई गई है, जिससे इसकी क्षमताएं बढ़ जाती है। पायलट एक विशेष हेलमेट पहनता है जो सिर की हरकत ट्रैक कर युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री डिजिटल नक्शा तुरंत दिखाता है। इजरायली पायलट अपनी फाइटर्स की स्टील्थ क्षमताओं पर भरोसा कर लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। यक 130 का पायलट नहीं जानता था कि वे वहां हैं, जबकि दोनों फाइटर्स में तकनीकी अंतर काफी बड़ा था। यक 130 सक्रिय रडार पर निर्भर करता है, जिसे चालू करना दुश्मन को स्पॉटलाइट करना है। दूसरे ईरानी पायलट ने रडार चालू कर रेडियो तरंगे भेजी। उसने अपनी लोकेशन हर देखने वाले को बता दी। अदीर विमानों ने याक 130 खोजने में सक्रिय रडार नहीं चलाया। उनकी रडार अवशोषक परतें और आंतरिक हथियार कक्षों से वे ईरानी स्क्रीन पर अदृश्य थे। उनका असली हथियार पैसिव डिटेक्शन था, जिससे वे बिना कोई सिग्नल भेजे दुश्मन के रडार सिग्नल ट्रैक कर सकते थे। F-35 चुपचाप सुन रहा था, जबकि याक 130 अपनी लोकेशन सबको बता रहा था। तेहरान की ओर चुपके से उड़ते हुए इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानी याक 130 को देखा और लॉक किया। अदीर के पायलट ने इंटरनल बे से एक दृष्टि सीमा से परे मार करने वाली मिसाइल मैक 4 की रफ्तार से दागी, जो आसमान चीरती हुई निकली। यह 130 के साधारण सेंसर आखिरी कुछ सेकंड तक कुछ नहीं पकड़ पाते, जब तक कि मिसाइल का एक्टिव सीकर ऑन नहीं हो जाता। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टक्कर, धमाका, विनाश। रूसी निर्मित विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। याक 130 अब नहीं रहा। 40 साल में पहली बार इजराइल ने दुश्मन का विमान गिराया और F-35 प्रोग्राम में पहली बार किसी मानव चालित विमान को हवा में मार गिराया गया। यह पारंपरिक डॉग फाइट नहीं थी। इसमें न तो हवाई पैंतरेबाजी थे और न ही पायलट की प्रतिक्रिया पर निर्भरता थी। ये स्टेल्थ और पुराने हार्डवेयर के बीच की लड़ाई थी, भविष्य बनाम अतीत, और नतीजा था एक अदृश्य खात्मा। इस पल से F-35 को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। लेकिन चाहे तकनीकी मोर्चे पर आपका फायदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, युद्ध कभी भी एक बेदाग खेल नहीं होता। F-35 ने संदेह करने वालों को गलत साबित किया। ऐसा लग रहा था कि F-35 संघर्ष के दौरान आसमान पर राज करेगा, ईरानी हवाई क्षेत्र का निर्विवाद राजा। लेकिन फिर वो दिन आया जब सब कुछ एक बार फिर बदल गया। ये हमारा नया चैनल है, जहां हम सैन्य झड़पों का विश्लेषण करेंगे, तो सब्सक्राइब करें ताकि अगला विश्लेषण मिस न हो। अब युद्ध के मैदान पर चलते हैं। 19 मार्च को अमेरिकी वायुसेना का F-35A मध्य इराक में युद्ध मिशन पर उड़ रहा है। अदीर की तरह ये उन्नत एवियोनिक्स और स्टेल्थ तकनीकों से पता लगने से बचता है। ईरान अब बुरी तरह परेशान हो चुका था। उन्होंने F-35 की पूरी ताकत को अपनी आंखों के सामने देखा और महसूस किया था, और जानते थे कि अब उन्हें अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हवाई विनाश से बचने के लिए वे F-35A को खोजने और ट्रैक करने के लिए और उन्नत वायु रक्षा बैटरी तैनात करते हैं। संभावना है कि ईरान ने ऐसे वायु रक्षा सिस्टम का इस्तेमाल किया जो रडार के बजाय पैसिव इंफ्रारेड सेंसिंग पर निर्भर कर सकते थे। जब उन्होंने आखिरकार F-35A की एक झलक देखी, तो जमीन पर स्थित वायु रक्षा प्रणालियों ने हवा में मिसाइलें दागी, यह दुआ करते हुए कि कोई एक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाए। गतिज ऊर्जा की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक रात के आसमान को चीर गई और एक मिसाइल विमान के पिछले हिस्से से टकराई। जब ज्यादातर विमानों को मिसाइल लगती है तो उनका अंजाम तय होता है। कंट्रोल काम करना बंद कर देता है, इंजन फेल हो जाते हैं। पायलट को मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उसका विमान आग की लपटों में नीचे गिर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। $1 ट्रिलियन का F-35 प्रोजेक्ट यही असर दिखाता है। यह जेट बाकी विमानों जैसा नहीं है। इसका ढांचा कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम से बनी एक जटिल संरचना है, जिसे ऐसे विनाशकारी गतिज झटके सहने के लिए बनाया गया है जो कम उन्नत विमान को चकनाचूर कर दे। F-35 को छर्रे लगते ही उसके डिजिटल उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर सक्रिय हो गए। वे तुरंत शारीरिक नुकसान की भरपाई करते हैं, क्षतिग्रस्त हिस्सों को बाईपास करते हैं और ज़रूरी डिजिटल सूक्ष्म समायोजन करते हैं ताकि एक क्षतिग्रस्त विमान को भी हवा में बनाए रखा जा सके। जेट से ईंधन रिसते ही कॉकपिट में सायरन बजने लगते हैं।
इसका स्टेल्थ फायदा खत्म हो गया है। पायलट सीट पर रहता है और क्षतिग्रस्त जेट को बेस तक आपातकालीन लैंडिंग करा लेता है। ईरान ने तुरंत दावा किया कि उन्होंने एक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर को मार गिराया है, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं था जिसमें फाइटर जेट आग की लपटों में घिर गया हो या हवा में उड़ा दिया गया हो। F-35 को नुकसान जरूर पहुंचा था, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ था। वह साबुत और नियंत्रण में रहा और उसने सुरक्षित लैंडिंग की, इसलिए उसकी मरम्मत की जा सकती थी, फिर से ईंधन भरा जा सकता था और भविष्य के हमलों के लिए दोबारा तैनात किया जा सकता था। जहां एक ओर ईरान ने एक बड़ी प्रचारात्मक जीत का जश्न मनाया, वहीं अमेरिकी सेना ने यह साबित कर दिया कि F-35 तेहरान की सबसे खतरनाक कोशिशों से भी बच सकता है और फिर भी सुरक्षित अपने बेस पर लौट सकता है। 19 मार्च की घटना के बाद अमेरिका के लिए ज़रूरी था कि वह पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखे। इसके कमांडरों ने पूरे संघर्ष के दौरान इन लड़ाकू विमानों की असाधारण प्रभावशीलता देखी थी, लेकिन अब उन्हें इस सिद्ध हकीकत का सामना करना पड़ा कि ईरान कम से कम F-35 पर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। इनकी कीमत $80 मिलियन से ज्यादा होने के कारण अमेरिकी वायुसेना नहीं चाहती थी कि ये संसाधन बेवजह बर्बाद हों। ईरान ने खेल का तरीका बदल दिया था और अब अमेरिका के लिए जवाब देने का समय आ गया था। अप्रैल की शुरुआत तक F-35 सबसे घातक बन चुका था। F-35 सिर्फ करीबी हवाई लड़ाइयाँ लड़ने, मिसाइल दागने या बम गिराने के लिए नहीं बना था। यह एक अग्रिम सेंसर नोड है जिसमें असाधारण मात्रा में डेटा प्राप्त करने की क्षमता है, जो पारंपरिक या पिछली पीढ़ी के विमानों की क्षमताओं से कहीं आगे है। अमेरिकी कमांडर जानते थे कि F-35 सीधे नुकसान न पहुंचाए, फिर भी वह अमेरिका की अगली चालों की कुंजी बन सकता है। यह अमूल्य सूचना स्टेशन दुश्मन की पंक्तियों के पीछे से सहयोगी इकाइयों को चुपचाप रियल टाइम डेटा देता है। अब F-35 विस्तृत मारक श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगा, जो अन्य विमानों और मिसाइल लॉन्च टीमों को वह खुफिया जानकारी देगा जिसकी उन्हें अपने लक्ष्यों को एक एक करके निर्मम दक्षता के साथ खत्म करने के लिए जरूरत है। ईरान के साथ युद्ध में कई लक्ष्य खत्म करने थे। देश की सरकार इस संघर्ष की तैयारी दशकों से कर रही थी। उसने हवाई रक्षा प्रणालियों में भारी निवेश किया था, अपने विशाल क्षेत्र में दूर दूर तक स्थिर और मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियां तैनात की थी। रडार 24 घंटे सक्रिय रहकर आसपास की जमीन और आसमान को मीलों तक स्कैन करते और खतरा मिलते ही तुरंत कार्रवाई को तैयार रहते थे। फिर लाइटनिंग 2 आता है। ये मैक 1.6 या लगभग 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये दुश्मन की हवाई सीमा में गहराई तक उड़ता है, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के सटीक स्थानों का पता लगाता है और उन्हें चिन्हित करता है, और वो जानकारी बाकी बल को भेजता है। ये अपने दम पर लॉन्चरों को नष्ट करने के लिए नहीं है। पायलट जब बम गिराने के लिए आंतरिक हथियार कक्ष खोलता है तो उसकी स्टेल्थ प्रोफाइल कम हो जाती है, जिससे ईरानी रडार उसे पकड़ सकते हैं और मिसाइल दाग सकते हैं। समझदार शिकारी खुद को उजागर नहीं करता, अगर कोई और ट्रिगर दबा सकता है। और F-35 को इलाके में ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसके रडार और एवियोनिक्स इतने उन्नत हैं कि वे ईरानी वायु रक्षा घेरे का साफ नक्शा बना सकते हैं। एमिटर का नक्शा बनाकर और लॉन्चर की जगह पहचानने के बाद F-35 का काम पूरा हो जाएगा। ये सुरक्षित दूरी पर तेजी से पीछे हट सकता है, जबकि खतरे के दायरे से बाहर मौजूद हमलावर आगे की कार्रवाई संभाल सकते हैं। क्या इसका मतलब टॉमहॉक मिसाइल, प्रक्षेपक, दूर से दागे जाने वाले हवाई हथियार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, छल लक्ष्य या इन सभी का संयोजन हो सकता है? F-35 ने डेटा दे दिया, अब बाकी बल पर है कि वे उस आधार पर खतरा खत्म करें। यही तरीका है जिससे आप उस तरह के भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के जटिल नेटवर्क को तोड़ सकते हैं, जिन्हें ईरान जैसे देशों ने पीढ़ियों तक जोड़कर तैयार किया है। यह सीधा हमला करके या विरोधियों को संख्या में पछाड़ने और रास्ते में कुछ नुकसान स्वीकार करने से नहीं होता, बल्कि यह डेटा के माध्यम से और उन सैम साइट्स पर टारगेट चिन्हित करके किया जाता है। इसकी स्टिल्थ तकनीकें इसे किसी भी अन्य विमान की तुलना में कहीं अधिक करीब जाने की अनुमति देती है, बिना पकड़े जाने और कुछ ही मिनटों में मार गिराए जाने के। इसके सेंसर बेहद सटीकता से इलाके को देख और उसका नक्शा बना सकते हैं। इसकी संचार प्रणाली इसे जो भी जानकारी मिलती है उसे अन्य विमानों,
टैंकों, जहाज़ों और अन्य इकाइयों के साथ साझा करने की अनुमति देती है। और इसकी होशियार, सहज और दूरदर्शी डिज़ाइन का मतलब है कि पायलट पूरे समय डेटा में नहीं डूबा रहता, बल्कि उसे वही सटीक जानकारी और सहायता मिलती है जिसकी उसे सुरक्षित और तेज़ी से अंदर जाकर सुरक्षित और तेज़ी से वापस आने के लिए ज़रूरत है। यह F-35 के आलोचकों द्वारा की गई सबसे बड़ी चूकों में से एक थी। जब वे इस प्रोग्राम की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि F-35 को अपनी ऊंची कीमत को सही ठहराने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन करीबी हवाई लड़ाकू विमान होना चाहिए। आज युद्ध क्षेत्र बदल गए हैं। अब आसमान में वही विमान हावी नहीं है जो सबसे तेज मोड़ या बचाव कर सके। अब जीत उसी सिस्टम की होती है जो सही समय पर सही डेटा प्राप्त कर सके और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर बढ़त हासिल कर सके। इसी के लिए F-35 बनाया गया था और ईरान में युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि यह इस काम के लिए कितनी बेहतरीन तरह से तैयार किया गया था। दुनिया को F-35 की बहुमुखी प्रतिभा देखने के लिए मार्च के आखिर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। युद्ध शुरू होने से पहले ही इसके साधारण करीबी हवाई लड़ाकू विमान से अधिक होने के प्रमाण मिल गए थे। 3 फरवरी को निमिट्ज श्रेणी का विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन अरब सागर से गुजरता है। आसपास का पानी शांत है, लेकिन कैरियर पर हलचल मची हुई है। अब्राहम लिंकन के रडार पर ईरानी शाहेद 129 ड्रोन देखा गया, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर जैसा दिखने वाला ये कोई सस्ता एक तरफा कामिकाजे ड्रोन नहीं है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज टोही और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो लंबी उड़ान, सदी 345 या काइम ग्लाइड बम जैसे अपने सटीक निर्देशित हथियार गिराने, उच्च मूल्य लक्ष्यों को नष्ट करने और बेस पर लौटने के लिए बना है। 1200 मील से अधिक की रिपोर्टेड रेंज और 24 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ शाहेद 129 एक गंभीर खतरा है। ये सीधे एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हजारों कर्मचारी और अरबों डॉलर की सैन्य संपत्ति है। पहले नौसेना को खतरे पता करने के लिए किसी विध्वंसक युद्धपोत के एजिस कॉम्बैट सिस्टम पर निर्भर रहना होता था, दुआ करते हुए कि वे टकराव से ठीक पहले के आखिरी घबराए हुए सेकंडों में उसे खत्म कर सके, या वे एक पुराने F-18 हॉर्नेट को हाई स्ट्रेस नज़दीकी इंटरसेप्ट के लिए भेज सकते थे। अब एक और विकल्प है। USS अब्राहम लिंकन मरीन कॉर्प्स के F-35C को उड़ान के लिए भेजता है। ये F-35 का कैरियर वेरिएंट है, जिसमें बड़े पंख और भारी लैंडिंग गियर हैं। अपने ऑनबोर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम या DAS और शक्तिशाली रडार तकनीकों की वजह से F-35 को किसी भी ट्रैकिंग डेटा के लिए कैरियर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये हवाई खतरों का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और उनसे निपट सकता है, और वह भी ऐसी परिस्थिति जन्य जागरूकता के साथ जो पुराने कैरियर विमानों में कभी नहीं थी। शाहेद 129 की अधिकतम गति 137 मील प्रति घंटा है, जिससे वह मिनटों में कैरियर तक पहुंच सकता है। ड्रोन के हवा में रहते वक्त एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये स्ट्राइक ग्रुप के एक कदम और करीब है, एक असली ऑपरेशनल खतरा बनने के एक कदम और करीब है, और एक बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया को मजबूर करने के एक कदम और करीब है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। F-35 फायरिंग पोजीशन पर पहुंचकर पायलट वार करने का फैसला करता है और इंटरसेप्ट तुरंत खत्म हो जाता है। रडार स्क्रीन पर ब्लिप गायब हो जाता है, खतरा टल जाता है। ड्रोन उस विशाल विमान वाहक पोत के पीछे उठी लहरों को देख पाता उससे पहले। यही है F-35 की ताकत, और यही वजह है कि F-35 की दशक पुरानी आलोचनाएं पूरी तरह से बेअसर हो जाती है। आलोचकों ने इस विमान को पुराने मानकों से आंका था। उन्होंने अपनी मान्यताएं अब अप्रचलित नजदीकी हवाई लड़ाई के नियमों पर आधारित की थी। यह दुश्मन की हवाई सीमा में घुसकर हवाई रक्षा नेटवर्क को एक एक करके ध्वस्त कर सकता है। हवा में इसने मानव चालित विमान के खिलाफ पहली ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और आगे भी ऐसी जीतें होंगी। और ये सब करते हुए ये न केवल आज के समय के सबसे उन्नत विमानों में से एक है, बल्कि सबसे अधिक जीवित रहने की क्षमता वाले विमानों में से एक भी है। यहाँ तक कि जब इसे जमीन आधारित सिस्टम से सीधे मिसाइल हमले का सामना करना पड़ा, तब भी इसने खुद को सलामत रखने में पूरी तरह सक्षम साबित किया। F-35 को सिर्फ एक और डॉग फाइटिंग जेट के रूप में नहीं बनाया गया था, इसे पूरे युद्ध क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाया गया था, जिससे ये बेस तक लौट सका और सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कर सका।
यह युद्ध के कोहरे के पार देखता है और अमेरिकी हमला दल की गुप्त सब कुछ देखने वाली आंख की तरह काम करता है। ईरान ने खतरों के लिए सालों तैयारी की। उसे लगा कि वह समझता है, लेकिन अब सवाल है, कौन पहले देखता, समझता, प्रतिक्रिया करता और मारता है। यही वो दुनिया है जिसके लिए F-35 बनाया गया था और इसके नतीजे साफ दिखाई देते हैं। ये अमेरिका और इजराइल के हवाई प्रभुत्व का उदाहरण है, जिसने संघर्ष के सबसे अहम पल का रास्ता बनाया। देखिए अगला वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि मित्र देशों ने एक ही विनाशकारी हमले में अयातुल्ला को खत्म किया और ईरानी शासन की कमान ध्वस्त कर दी। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे।